दूसरा धारावाही परिनलिका का स्वप्रेरकत्व, पढ़े थे ना। हाँ, आज बिल्कुल स्वप्रेरण के जैसा एक टॉपिक है, अन्योन्य प्रेरण, उसको देखते हैं अपन। आज इसके बारे में पढ़ना है अपने को, अन्योन्य प्रेरण, इसको म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखो यहाँ पे शब्द है अन्य, अन्य मतलब दूसरी, है ना। प्रेरण, प्रेरित धारा बहती दूसरी कुंडली में, है ना। तो क्या होता है, यहाँ पे दो कुंडलियां होती है, दो, एक प्राथमिक कुंडली और दूसरी होती है द्वितीयक कुंडली। और एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में हम परिवर्तन करते तो दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहती है, उसके पास में जो दूसरी कुंडली रखी है उसमें प्रेरित धारा बहने की घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अपन इसको यहाँ चित्र से भी समझ सकते, जैसे ये पहली कुंडली है, इसको अपन प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और एक इसके पास में एक और दूसरी कुंडली रखी है मान लो, इसको अपन द्वितीयक कुंडली कहेंगे। ठीक है, दो कुंडलियां पास में रखी है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस कुंडली में धारा बहा रहे आई। अब चूंकि ये प्राथमिक कुंडली है तो इसको पहचानने के लिए आईपी लिखेंगे। प्राथमिक कुंडली में हम धारा बहाते हैं तो हम देखते हैं कि इस द्वितीयक कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फ्लक्स यानी इस कुंडली में धारा बहाएंगे तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो इससे भी होकर गुजरेगा ना। चुंबकीय क्षेत्र मतलब दूसरी कुंडली से गुजरने वाली बद्धरेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा, मतलब इस दूसरी कुंडली से बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और फ्लक्स में परिवर्तन होने से इस द्वितीयक कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से इसमें एक प्रेरित धारा बहने लगेगी। किसके कारण, इस धारा के कारण। उसके पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है तो इस घटना को अपन अन्योन्य प्रेरण। बात समझ में आ रही? देखो, अपने को परिभाषा रटना नहीं है, समझना है, इसलिए हम इतना डिटेल में बता रहे हैं आपको कि अगर हम एक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। जिस कुंडली में अपन धारा प्रवाहित करते हैं उसको अपन प्राथमिक कुंडली कहेंगे, और जिसमें धारा बहती है, कौन सी वाली धारा, प्रेरित धारा जिसमें बहती है, उसको हम द्वितीयक कुंडली कहते हैं। आई बात समझ में? चलो लिख लो परिभाषा, लिख लेते। जब किसी कुंडली में, हम भी लिख देते हैं यहाँ पे, जब किसी कुंडली में जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसके पास में रखी दूसरी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे इसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, आगे लिखना है। अगला वह कुंडली इसमें धारा प्रवाहित करते हैं
से प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी कुंडली जिसमें प्रेरित धारा बढ़ती है। द्वितीय कुंडली एस कहलाती है। प्राइमरी कॉइल द्वितीय कुंडली सेकेंडरी कॉइल तो एस से अब यहाँ पे दो कुंडलियाँ हैं तो प्राथमिक में धारा बहाएंगे तो आईपी से दर्शाएंगे, इसमें धारा बहाएंगे तो आईएस तो इसमें धारा बहाएंगे। इससे वैसे द्वितीय कुंडली से संबंध फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसमें फाई एस से दर्शाएंगे। ठीक है, संख्या समझ रहे हैं। नेक्स्ट है तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरक अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरक गुण coefficient of mutual induction coefficient of mutual induction ठीक है, इसको आप ऐसे चित्र से भी याद रख सकते हैं। दो कुंडली है आपके पास, ऐसे बना लेते हैं। ये प्राथमिक कुंडली और यहाँ पर एक और कुंडली है, ये होगी अपनी द्वितीय कुंडली, है ना। प्राइमरी पी, द्वितीय एस। प्राथमिक कुंडली में अपन धारा प्रवाहित करते कितनी, आईपी। तो द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन कितना, आई एस होगा। ठीक है, जिसके कारण इसमें क्या बहेंगी, प्रेरित धारा। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि प्राथमिक कुंडली में आईपी धारा अगर बहाने पर द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाइएस हो तो क्या होगा, धारा फ्लक्स के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। वो तो फाइएस प्रोपोर्शनल आईपी, ऐसा लिख देंगे। या शब्दों में भी लिख सकते कि द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जितेन ऐसा मुंह करके बैठ जाए और इधर ध्यान दो यार, है ना। अब बना लो आपके समझने के लिए, नहीं बनाया तो भी चलता। फाइएस प्रोपोर्शनल आईपी, ये कहाँ से आया पता है ना, पिछली बार याद होगा आपने फाई प्रोपोर्शनल आई लिखा था, बस वैसा है। फिर समानुपाती का चिन्ह अपन हटाएंगे तो फाइएस बराबर से एक नियतांक आएगा यम और आईपी। पिछली बार यल आया था, यहाँ एम जो है एक नियतांक है, इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। नीचे लिख देना, जहां एम एक नियतांक है, एम एक नियतांक है, इसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक है, अब ये नया आया अन्योन्य प्रेरकत्व, तो इसकी अपन परिभाषा बनाएंगे। आपको पता है परिभाषा कैसे बनाते हैं, आईपी का मान कितना लिख देंगे अपन, एक लिख देंगे, है ना। यदि आईपी बराबरी से 1 एम्पियर, मतलब आईपी बराबर से 1 मतलब प्राथमिक कुंडली में
एकांक धारा अपन प्रवाहित करते हैं तो क्या होगा, फाई एस बराबरी से, तो फाई एस बराबरी से क्या आ जाएगा एम, क्योंकि एक का गुणा करने पर वही आएगा ना। अब इसको शब्दों में पढ़ लो, कैसे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे चूंकि दो कुंडलियां होती है ना, तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर उसमें इसमें है ना इसमें एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स कौन आईएस ये क्या होती है, बराबर होती है। अब आप अलग अलग प्रकार से पढ़ सकते हो, है ना। कैसा, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। ऐसा लिख लो अथवा करके, नीचे लिखना है, हम यहाँ बाजू में लिख रहे हैं। अतः दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का मान संख्यात्मक रूप से प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा बहाने पर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान संख्यात्मक रूप से प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद लिख लिया क्या परिभाषा। आगे, यदि धारा में परिवर्तन DIP होता है तो, यदि धारा में परिवर्तन DIP होता है तो, अब देखो धारा में परिवर्तन हो रहा है तो फ्लक्स में भी क्या होगा भाई, परिवर्तन। वो तो इसको क्या लिखेंगे, इसको देख के लिखना है अपने को, डी फाई एस बराबरी से, यम जैसा का वैसा रहेगा, आई की जगह लिखा जाएगा DIP, ऐसा लिखो। इसको देख के लिखा डी फाई एस बराबर से एम इंटू धारा में परिवर्तन DIP लिख दिया, डी लगा दिया वहां पे। अब उसके बाद फैराडे के द्वितीय नियम से इसके आगे वाला फैराडे के द्वितीय नियम से क्या होता है। फैराडे का नियम अपने पढ़ा है, बताओ। E बराबरी से माइनस, है ना, माइनस डी अपॉन dt। ठीक है, अब यहाँ चूंकि दो कुंडली है तो यहाँ फाई डी फाई की जगह क्या लिखना पड़ेगा, डी फाई एस। ठीक है, अब डी फाई एस का मान रख दो यहाँ से यहाँ पे, तो E बराबरी से माइनस, और ये डी फाई एस की जगह यहाँ से मान लिख दिया हमने m इंटू DIP और बटे dt जैसा का वैसा। संख्यात्मक रूप में लिखना है, माइनस चिन्ह क्या कर देंगे अपन, छोड़ देंगे, तो E बराबरी से m इंटू DIP अपॉन dt। ठीक है, माइनस चिन्ह हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये m इंटू DIP अपॉन dt को क्या बोलते हैं, धारा परिवर्तन की दर, है ना। और यहाँ पुष्टि में लिख दो संख्यात्मक मान, माइनस चिन्ह छोड़ दिया ना अपन ने,
इसको लिखेंगे संख्यात्मक मान। फिर उसके एक और व्यंजक आगे, पिछली बार क्या आया था, ई बराबर से यल इंटू आया था, यहाँ यम आ गया। अब अपन क्या करेंगे, परिभाषा, फिर यहाँ से परिभाषा बनाएंगे। तो इसका मान कितना कर दो, 1। यदि डी आई पी अपॉन डी टी बराबरी से 1 एम्पियर, ये क्या है, धारा परिवर्तन की दर, काय में, प्राथमिक कुंडली, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो, 1 एम्पियर हो, तो क्या होगा, तो होगा ई बराबरी से एम, या यम बराबर क्या लिखो, ई बराबर से एम, यहाँ 1 रख देंगे। अब इसको कैसा पढ़ेंगे, वही अभी इसके बाद जैसे क्या पढ़ेंगे कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व संख्यात्मक रूप से द्वितीय कुंडली में उत्पन्न उस प्रेरित विद्युत वाहक बल
एम का जो मात्रक होता है, विमीय सूत्र निकाल रहे हैं, विमीय सूत्र, एम का मात्रक होता है वोल्ट प्रति एम्पियर प्रति सेकंड। ठीक है। हाँ, अब आपको पता है वोल्ट का, हमको नहीं पता भाई विमीय सूत्र क्या होता। तो वोल्ट काय का मात्रक होता है, विभव का, है ना। तो विभव बराबर से क्या होता है, विभव पिछली बार हमने बताया था, विद्युत विभव जूल प्रति कूलाम, है ना। तो जूल प्रति कूलाम हमने लिख दिया, ठीक है, वोल्ट की जगह, बटे में एम्पियर जैसा का वैसा, और ये बटे के बटे वाला सेकंड चला गया, ठीक। अब उसके बाद जूल कार्य का मात्रक होता है बल गुणित विस्थापन, मतलब बल का विमीय सूत्र गुणित विस्थापन का विमीय सूत्र। बल का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, गुणित सेकंड का, सॉरी, बल का हो गया, विस्थापन का एल, फिर सेकंड का टी, गुलाम का ए टी, और एम्पियर का, देखो कितना सरल है। अब इसको सरल करो भाई, कैंसिल बता, टी से टी कैंसिल हो गया, बाकी लिख दो, अब नहीं कट रहा कुछ भी। m1 ये अकेला है, l दो बार है ऊपर, तो l2, t माइनस टू है, और a स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा a माइनस टू, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये अपन ने अन्योन्य प्रेरकत्व के बारे में जानकारी हासिल कर ली, जैसे स्व प्रेरकत्व के बारे में की थी। अब यहाँ पर भी अपन व्यंजक प्राप्त करेंगे। पिछली बार क्या कौन सा व्यंजक पढ़ा था अपन ने, समतल वृत्ताकार कुंडली का स्व प्रेरकत्व। यहाँ पर आएगा दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक अपन प्राप्त करेंगे। हो गया क्या? चलो अभी हेडिंग देखते हैं। हाँ, बता रहा हूं। दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक। दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक अपन प्राप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग मेरा ये है, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व। ये भी 4 नंबर का आ सकता है, इंपोर्टेंट है, जैसे स्व प्रेरण में पढ़े थे अपन व्यंजक वैसे। ये दोनों के केंद्र है, इसकी त्रिज्या, पहली कुंडली, इसको नाम दे दे, प्राथमिक कुंडली पी और द्वितीय कुंडली एस, मतलब दो समक्षीय, समक्षीय यानी इन दोनों के अक्ष एक समान है, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां पी तथा यस है। लिखते भी चलो लगे, हम बता रहे थे ना, दोनों का चित्र में, चित्र बना लेना छोटे छोटे, है ना। चित्र में दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां पी तथा एस है। प्राथमिक कुंडली पी में घेरों की संख्या n1 और द्वितीय कुंडली एस में घेरों की संख्या n2 है। वैसे प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या r1 है और द्वितीय कुंडली की त्रिज्या r2। क्या लिखा चित्र में, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां पी तथा एस है। प्राथमिक कुंडली पी में घेरों की संख्या n1 तथा n1 कैपिटल तथा द्वितीय कुंडली एस में घेरों की संख्या n2 है।
प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या, प्राथमिक कुंडली P, प्राथमिक कुंडली P की त्रिज्या R1 स्मॉल r1 तथा द्वितीय कुंडली की त्रिज्या R2 है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस प्राथमिक कुंडली में भाई धारा बहाते हैं। कितनी धारा बहाते हैं? IP, क्योंकि प्राथमिक कुंडली बाहर है ना, तो IP से, है ना। तो क्या होगा, इसके आसपास क्या हो जाएगा, कुंडली के भीतर आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे। अपन ने पढ़ा है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो लिखना पड़ेगा आगे। प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में IP धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है? इस प्राथमिक कुंडली में आईपी धारा बहाने पर इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है भाई? वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपने पढ़ा है, V बराबर से क्या होता है, म्यू 0 NI अपॉन 2R। लगा दो फार्मूला, म्यू 0 NI अपॉन 2R। ये किसके लिए भाई? प्राथमिक कुंडली। अभी दूसरी कुंडली आई नहीं अपनी पिक्चर में, है ना। प्राथमिक कुंडली है तो यहाँ n की जगह क्या लिखा जाएगा, N1, I की जगह क्या लिखा जाएगा, IP, R की जगह क्या लिखा जाएगा, मात्रक लिख देंगे, न्यूटन पर एम्पियर सेकंड। ठीक है, समीकरण नंबर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर गुणित मीटर, समीकरण नंबर। ठीक है, पिछली बार भी ऐसे ही किया था, आपको याद होगा। अब हम क्या लिखते हैं, इस ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये पूरा का पूरा कैसे द्वितीय कुंडली से संबद्ध है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होगा। कितना परिवर्तन होगा भाई, आई एस, वो निकाल लेंगे। ठीक है, आगे लिखते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को द्वितीय कुंडली के तल पर एक समान माना जा सकता है, या पिछली बार ऐसा भी लिख सकते हैं कि यह संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र द्वितीय कुंडली से संबद्ध है। ठीक है, माना जा सकता है, तब द्वितीय कुंडली के चुंबकीय, तब इस चुंबकीय क्षेत्र का, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स, संबद्ध फ्लक्स, फ्लक्स बोल रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स, द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा, आई यस। और आई का सूत्र क्या होता है, नहीं मात्रक नहीं, सूत्र आई बराबर से बी इंटू ए, है ना। बी लिखेंगे और ए की जगह क्या लिखेंगे, द्वितीय कुंडली एस का प्रभावी क्षेत्रफल, द्वितीय, ए को क्षेत्रफल बोलते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय कुंडली एस का प्रभावी क्षेत्रफल। पुस्तक बंद कर देंगे।
उसके बाद जो मान रखते हैं हाईएस्ट बराबरी से बी का मान यहां से देख के लिख लो, समीकरण एक से देख देख के म्यू जीरो N1 IP बटे 2R1 और गुणित, अब द्वितीय कुंडली का प्रभावी क्षेत्रफल बोल रहा है, वैसे इसका क्षेत्रफल A है, पर चूंकि इसमें पेड़ों की संख्या कितनी है N2 है, तो इसलिए क्या लिखेंगे N2A, इसको क्या लिखेंगे N2A, जहां A बराबर क्या होगा, A बराबर द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल, द्वितीय कुंडली कैसे भाई, वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो A बराबर से होगा पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि द्वितीय कुंडली की त्रिज्या कितनी है R2, A का मान क्या होगा पाई R2 स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अगली स्टेप अब अच्छे से लिख लेते हैं अपन इसको, पाई एस बराबरी से म्यू जीरो अपॉन 2 अलग निकालो इनटू N1 N2 बटे R1 N1 ये वाला N2 और बटे R1 और इनटू अब क्या बचा भाई आईपी भी बचा, आईपी यहाँ लिख दो बाजू में आईपी, ठीक है। अब क्या बचा ए बचा, ए का मान लिख दो पाई R2 का स्क्वायर, ये किसका मान आ गया हाईएस का, द्वितीय कुंडली से संबद्ध फ्लक्स है। पर अपने को क्या निकालना है भाई, अन्योन्य प्रेरकत्व निकालना है, तो चूंकि अपन ने अभी सूत्र वो लिखना है, चूंकि क्या होता आईएस बराबरी से यम इंटू आईपी होता है, बड़ा है अपन, तब यम बराबर से क्या होगा, यम बराबरी से आईएस बटे आईपी, आईएस और बटे आईपी, ठीक है। अब आईएस का मान रखते भाई अपन बराबर इसी के आगे लिखते हैं, आईएस का मान यहाँ से लिख लीजिए पूरा म्यू जीरो बटा 2, फिर उसके बाद N1 N2 IP बटे R1 गुणित पाई R2 स्क्वायर और बटे में क्या लिख दो IP लिख दो, क्या होगा IP से IP कैंसिल हो गया, बाकी बचा वाला लिख देंगे, तो अपना अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक आएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं हम कोटे में, ठीक है। क्या आ गया भाई यम बराबरी से m बराबरी से क्या बचा म्यू जीरो अपॉन 2 बचा, फिर N1 N2 अपॉन R1 बचा और इनटू क्या बचा पाई R2 का स्क्वायर बचा, इसको लगा दो डिब्बा और इसका मात्रा लिख दो हेनरी। ये आया दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक आ गया, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व आ गया। पुराने वाले जैसा है मिलता जुलता है और इम्पोर्टेंट भी है, चित्र नहीं बनाए तो भी चलता है, तो हमने समझने के लिए बताया, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे, प्रश्न ऐसा आएगा कि दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग से समझ में आ रहा है, तो उससे शुरुआत करेंगे कि माना चित्र में दो समतल वृत्ताकार कुंडलियां P और S है ना, प्राथमिक कुंडली P में पेड़ों की संख्या N1 है और द्वितीय कुंडली S में पेड़ों की संख्या N2 है, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या R1 है, द्वितीय कुंडली की त्रिज्या R2 है, प्राथमिक कुंडली में IP धारा प्रवाहित करने पर इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर से हमको फार्मूला पता है म्यू जीरो Ni अपॉन 2R होता है, वहां से लिखा हमने म्यू जीरो N1 IP अपॉन 2R1, समीकरण नंबर 1। यह चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, इस द्वितीय कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कितना होगा भाई हाईएस, हाईएस बराबर से क्या सूत्र होता है B into A, तो B लिखा और A यानी क्या होता है क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल रहेगा द्वितीय कुंडली का, तो द्वितीय कुंडली S का प्रभावी क्षेत्रफल, क्योंकि द्वितीय कुंडली में N2 फेरे हैं इसलिए उसका क्षेत्रफल भी N2 गुना होगा, तो उसका A की जगह हमने लिख दिया N2, B का मान यहाँ से देख के लिख लिया, ठीक है।
फिर उसके बाद में ये किसका मान आया, हाईएस्ट का। हमको किसका निकालना है, एम का, क्योंकि एम बराबर से क्या होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व तो एम बराबर से हाईएस्ट बटा आई2, तो आई2 यहाँ से हटा दो, बाकी बचा वाला लिख दो, ठीक है। और एक ही जगह क्या लिखा, पाई आर2 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मात्रा केंद्रीय लिख देंगे। अब आपको पता है इसको अपन थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं क्या, कि अगर हम दो कुंडलियों के बीच में कोई म्यूआर आपेक्षिक चुंबकनशीलता का एक पदार्थ रख दे, तो इसका अन्य प्रेरकत्व क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यूआर भी आ जाएगा, ठीक है। देखो अगली लाइन से, यदि दोनों कुंडलियों के बीच, यदि दोनों कुंडलियों के बीच आपेक्षिक चुंबकनशीलता, आपेक्षिक चुंबकनशीलता म्यूआर का कोई पदार्थ है, तो कोई पदार्थ है तो क्या हो जाएगा, अन्योन्य प्रेरकत्व है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व यम बराबर, कुछ भी करना है इसमें म्यू आर का क्या कर देंगे, गुना, तो ऐसा आ जाएगा म्यू जीरो म्यू आर बटे 2 इंटू n1 n2 बटे r1 और इंटू पाई r2 का स्क्वायर। ये अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। फिर अपन क्या लिखते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ से पता चल जाएंगे सब कौन कौन से होंगे भाई, बताओ। पहला n1, n1 क्या है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1 पर। दूसरा, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n2 पर। तीसरा, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या r1 पर। और चौथा, यहाँ a था, द्वितीय कुंडली के क्षेत्रफल a पर, ऐसा लिख सकते हैं, या द्वितीय कुंडली की त्रिज्या भी लिख सकते हैं आप चाहो। चलो लिख लो एक लाइन यहाँ नीचे। स्पष्टतः स्पष्टतः दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व निम्न कारकों पर, दो कुंडलियों के बीच में समतल लिखना था पहले, दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 क्या लिखेंगे, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या r1 पर, सॉरी सॉरी ये लिख दिया क्या, लिख दिया क्या, फेरों की संख्या लिख लो पहला नंबर, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या n1 पर, क्रम से लिखो ज्यादा अच्छा होगा। नंबर 2, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n2 पर, ठीक है। हेडिंग भी दो तो काफी, आपको पता है इसके टेस्ट में क्या लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होने पर, अधिक होने पर अन्योन्य प्रेरकत्व अधिक होता है ना, लिख सकते हैं, नहीं देखो तो भी याद रह जाता है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या n2 पर, है ना। नंबर 3, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या, प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या r1 पर। नंबर 4, द्वितीय कुंडली के क्षेत्रफल a बराबर, चाहो तो पाई r2 का स्क्वायर ऐसा लिख दो कोष्टक में, a पर। और नंबर 5 क्या, कुंडलियों के बीच रखे पदार्थ, कुंडलियों के मध्य रखे पदार्थ पर, या पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकनशीलता पर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो
इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर अन्योन्य प्रेरकत्व बढ़ता है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाने पर अन्योन्य प्रेरकत्व बढ़ता है। प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या बढ़ाने पर अन्योन्य प्रेरकत्व घटता तो लिखना नहीं, ऐसा लिखेंगे कि प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या कम करने पर, है ना, या कम होने पर अन्योन्य प्रेरकत्व बढ़ता है, ठीक है। और द्वितीय कुंडली का क्षेत्रफल अधिक होने पर अन्योन्य प्रेरकत्व बढ़ता है। और ये दोनों कुंडलियों के बीच में अगर हम नर्म लोहे का क्रोट रख दे तो अन्योन्य प्रेरकत्व बढ़ता है, ऐसे आता है, ठीक है। इसको प्रभावित करने वाले कारण ये भी साथ में अटैच है, ठीक है। 4 नंबर में आएगा